सचिन रावत जी, वो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस का पूरा एक काफिला निकला। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब इस बीच जो खबर सामने निकल के आई वो ये कि एक वेबसाइट तैयार की जाती है, बाकायदा पूरी प्लानिंग की जाती है किस तरीके से भीड़ के बीच जाना है, कैसे आपको अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो फिर बचाव करना है। सर, आप संवेदना जताने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर जाते हैं, तमाम लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। क्या सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां नहीं जा सकते थे? क्योंकि इससे इतर अगर तस्वीर बिगड़ती तो फिर शायद इल्जाम आप लोगों पर भी लगते, क्योंकि एक वेबसाइट तैयार हुई, उन्माद फैलाने की कोशिश उसके जरिए की जा रही थी, जो जानकारी आई है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये मुख्यमंत्री जी का फेल्यूर है और मुख्यमंत्री जी की पुलिस की नाकामी है, सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी है कि एक वेबसाइट तैयार होती है, वो लगातार इस प्रकार का काम करती है। और मैं तो कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को क्या पता नहीं था इस घटने के बारे में? 14 दिन पहले से लेकर के सारी चीजें आ रही थी, 8 दिन बाद उस बालिका की FIR लिखी गई। मैं तो कहता हूं कि जब रातों रात उसका शव जला दिया है इनकी नाकाम पुलिस ने और DM की मिलीभगत से, तो साजिश में तो वो लोग भी शामिल होंगे। और साजिश में तो मुझे तो लगता है कि एजेंडे के तौर पे एक विशेष जाति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री इस प्रकार का एजेंडा सेट करते हैं। आप ये बताइए, एक बालिका की हत्या कर देती है इनकी सरकार और उसके बाद में रातों रात शव जलवा देती है, और ये लोग जांच, SIT जांच करती है, जबकि पीड़ित पक्ष का यही मानना है कि SIT की जांच अगर होगी तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आज जब सब पूरा देश पीड़िता के साथ में तो कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद कर रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, दोनों लोग मिलने गए, उसके बाद में इन लोगों ने प्रोपेगेंडा सेट कर दिया। सचिन जी सुनिएगा, आप तो CBI जांच की बात भी कह दी है ना, CBI से तो बड़ा कुछ नहीं। देखिए, CBI जांच हो और CBI जांच सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हो, जिससे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। क्या मुख्यमंत्री जी एक विशेष जाति के लोगों को नहीं बचाना चाहते हैं? आज उनको इस प्रकार का बयान देकर के क्या दर्शाना था? आप अगर सुरक्षा एजेंसियां उनकी काम नहीं कर रही हैं तो मुख्यमंत्री जी का फेल्यूर है, इसमें और किसी का नहीं है। मुख्यमंत्री जी को गंभीरता लेनी चाहिए ऐसे मामलों में। बाकी और जगह भी कुछ घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस की जो संवेदनाएं हैं मुझे लगता है दोनों ही तरफ उतनी होंगी। फिर बलरामपुर का रुख आप करेंगे। देखिए, बलरामपुर में हमारा डेलीगेशन जा चुका है, पीड़ित परिवार से मिल चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार, लूट, हत्या की बाढ़ क्यों आ गई है? यह मुख्यमंत्री जी का फेल्यूर नहीं है तो क्या है? वही मैं कह रहा हूं कि लगातार ऐसे मामलों में साजिश क्यों हो जाती है? ऐसे मामलों में कुछ लोगों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को क्यों आना पड़ता है? ठीक, चलिए, कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मनीष जी, जो आरोप सचिन रावत साहब लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। श्रीमती प्रियंका और राहुल जी जिस तरह से हंसते हुए हाथरस जा रहे थे, उससे कांग्रेस की संवेदनशीलता का पता चलता है। मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाहते थे? जो चारों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं 302 और गैंग रेप के आरोप में। देखिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। बेंगलोर में इनके विधायक, दलित विधायक का घर जला दिया जाता है, जलाने वाले एक वर्ग विशेष के होते हैं, तो उनके खिलाफ अपने विधायक के लिए भी राहुल जी और प्रियंका जी के मुंह से एक बोल नहीं फूटती है, न कांग्रेस के किसी भी नेता की बोल फूटती है। सर छुपा के लोग भाग खड़े होते हैं, दलित विधायक के साथ तो नहीं खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, यानी जो जेल में चला गया उसको बचा रहे हैं। अशोक गहलोत जी किसको बचा रहे हैं? जब कहते हैं कि लड़कियां सैर सपाटे के लिए गई थी, आरोपी नाबालिग है, तो बचाने का प्रयास अशोक गहलोत कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस की कलई खुल गई है। प्रियंका जी और राहुल जी का जो अट्ठास था उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। खिलखिलाते हुए वो लोग जा रहे थे हाथरस। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा किस तरीके से सड़क पे मार्च करते करते अचानक जाते हैं और मिट्टी की पटरी पे गिर जाते हैं। तो ये नाटक जनता ने देखा है। देखिए, मैं जो विषय उस पे आना चाहता हूँ, आपका जो आज इशू है, एक वेबसाइट सामने आ ही चुकी है जिसमें किस तरह से दंगे करने हैं, दंगे के बाद क्या करना है, और उस वेबसाइट को जिस तरह से फंडिंग हो रही थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है। CA का जब आंदोलन चल रहा था तथाकथित रूप से, तो कांग्रेस की तो प्रवक्ता जेल गई उसमें दंगे के में। तो कांग्रेस तो लगातार लगी हुई थी। आपको हम याद दिलाए कि उत्तर प्रदेश लगभग शांत था, कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, उस बंद के पीछे से ही
उत्तर प्रदेश को जलाने की बात शुरू हुई सीए के दंगे के दौरान। बिल्कुल, और तो कौन कौन से संगठन कांग्रेस शामिल थे मनीष जी, वो भी हमने देखा था, एसडीपीआई, पीएफआई, ये नाम तमाम सामने निकल के आए। तो एक बार फिर कहीं शंका वहीं पर उठ रही है दोबारा से कि वो शामिल हो सकते हैं। नाहिद लारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एसपी प्रवक्ता। नाहिद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सीए हिंसा में हमने देखी थी तस्वीरें, किस तरीके से दंगे हुए थे, एक बार फिर कुछ उस तरीके की साजिश यहां पर हाथरस कांड को लेकर, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन सी ताकतें हो सकती हैं जो उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करना चाहती हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपके चैनल में ही देखने को मिला कि इस्लामिक देशों ने ये वेबसाइट के लिए फंडिंग कर रही है। अब आप देखें कि भारत में चीन, पाकिस्तान, नेपाल तो घुस ही रहा था, अब इस्लामिक कंट्रीज भी घुसने लग गई। मतलब भारत का नेतृत्व कितने कमजोर हाथों में है कि पिद्दी देश यहाँ घुसे चले आ रहे हैं। अगर भाजपा सरकार स्वीकारती है कि इस्लामिक देश इस तरह की फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो पिछले अभी लॉकडाउन में अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट इस्लामिक कंट्रीज ने किया, रिलायंस ने किया और अरबों रुपए का चंदा दिया। तो नाहिद लारी खान की आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील है कि जो भी फंडिंग इस्लामिक कंट्रीज ने की है उनको 15 दिन के अंदर वापस लौटाएं, क्योंकि इस तरह की साजिश जैसा आप बता रहे हैं कि कर रही है इस्लामिक कंट्रीज, तो सारे फंड्स वापस लौटाएं। और मैं जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार ने ये सारे फंड्स इस्लामिक कंट्रीज को वापस नहीं किए तो समझ जाइएगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये झूठों की सरकार है। ये सारे बयान जो है 1 नवंबर तक हमको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि 3 नवंबर को पोलिंग है। और आपको ये भी बता दूं कि इन सब बयानों से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस ठीक नाहिद अंसारी जी, लेकिन कुछ हो रहा है, ठीक नाहिद अंसारी जी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं ना नाहिद अंसारी जी, नाहिद जी, कुछ ऐसे तत्व हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से कराया जाता है। पीएफआई की बात कर ली जाए, सीए में यहाँ पर भूमिका उनकी नजर आई, एसडीपीआई की बात कर ली जाए, भूमिका उनकी नजर आई, एसपी की सुन लीजिए, भारत सरकार सारे फंड्स वापस करेगी। ठीक, मैं जो आप बात कह रही हैं उसका जवाब मैं लूंगी, मनीष जी हमारे साथ बैठे हैं, उसका जवाब देंगे, वो यहाँ पर इसीलिए हैं वो। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, एसडीपीआई, पीएफआई की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये काफी समय से उत्तर प्रदेश में और बार बार नाम सामने आते रहे, एसपी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया कभी इनके खिलाफ, ताकि इस तरीके की गतिविधियां जो हैं आगे बढ़ती हुई नजर ना आए? अरे सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। नाहिद जी, आप लोग भी रहे हैं सत्ता में, मैं ये बोल रही हूँ, कभी आपके खिलाफ, आपके हिसाब से कभी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो सत्ता में है वो तो कार्रवाई कर रहे हैं, तो गठबंधन था उससे, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपकी तरफ से कभी एक्शन लिया गया? बढ़ावा किसने दिया? आप देखिए कि हाथरस की घटना में, नाहिद जी, पहले हाथरस की घटना पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा, क्या आपकी सरकार में कभी एक्शन लिया गया इनके खिलाफ? बढ़ावा किसने दिया? देखिए, ये सब जो बातें चल रही हैं इस वक्त, ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जहां जहां चुनाव है उसको मद्देनजर ये सब बातें और बयानबाजी चल रही है। ये 1 नवंबर तक ये सब बातें ये लोग करते रहेंगे, क्योंकि 3 नवंबर को पोलिंग है। मैं तो कह रही हूं कि भारत सरकार अगर इस तरह के उनके पास साक्ष्य है, तो मैं अपील कर रही हूं कि सारे फंड्स वापस करें इस्लामिक कंट्रीज को। आज कह रहे इस्लामिक कंट्रीज की चले, आप जो जवाब में चाह रहे हैं आप जवाब नहीं दे रही हैं, आप बात को घुमा रही हैं। मनीष जी, आप सुन रहे हैं नाहिद जी को जो कह रही हैं, जवाब वो आपसे चाह रही हैं। नाहिद जी अब सुनिएगा, नाहिद जी अब मनीष जी को सुन लीजिएगा, आपने सवाल कर लिया, आप सुनिएगा। देखिए, जब मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तब तो ये तो आतंकवादियों के साथ खड़े थे। कचहरी बम कांड जो हुआ था बनारस में, बाराबंकी में, फैजाबाद में, उनके आरोपियों को छोड़ने की परिधि अखिलेश यादव जी ने की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने डांटा, लताड़ा और कहा कि आप लोग आतंकवादियों को परमिशन देने वाले हैं। तब ये सॉफ्ट स्टेट था, ये सॉफ्ट स्टेट था आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए सॉफ्ट स्टेट था। यहाँ से गतिविधियां संचालित होती थी उत्तर प्रदेश से। तो क्या बात करेंगी, किससे से बात करेंगी? और इनसे कहिए कि इन्होंने आरोप लगाया तो सुन तो ले। अच्छा, ये बोल ले तो फिर जवाब दे दूंगा। नाहिद जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपने अपनी बात कंप्लीट कर ली, अब आप जवाब तो ले लीजिए। जो जवाब आप चाह रहे हैं मनीष जी वो जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए फिर अपनी बात कीजिएगा। मनीष जी आप बोलेगा। देते हैं
बुलंदशहर में जिस तरह से इनको पूरा टाइम नाइस जी, अगर आप बोलती रहेंगी तो फिर इस तरीके से जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। आप सुन लीजिए, आपने अपनी बात कंप्लीट की, आराम से आपकी बात सुनी सबने। अब मनीष जी को सुन लीजिए, मनीष जी बोलेगा। अपनी पार्टी में पद मैंने कहा ना कि आज नाहिद जी किस मुंह से बात करेंगी। इनकी सरकार तो आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हुई थी और ये तो लिखा पढ़ी में है। माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि ये जो कचहरी बम कांड के आतंकवादी हैं, जिन्होंने बनारस में बम कांड किया था, जिन्होंने संकट मोचन में बम कांड किया था, उनको छोड़ दिया जाए। इस उत्तर प्रदेश की सरकार की सह थी उस समय, तमाम आतंकवादियों को पनपने का अवसर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में जितने माफिया हैं जिनके खिलाफ आज कार्रवाई हो रही हो है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये सब किस दल में थे, किस दल के नाते से ये पले बड़े उत्तर प्रदेश में? ये सब समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल के लोग हैं जिन्होंने आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था। तो आज उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित रूप से इनके मन में ये डर है, ये है। और इससे ये, और जिस तरीके से ये बोलने नहीं दे रही है, चिल्ला रही है, सवाल कर रही है, सवाल के बाद जवाब नहीं सुन रही है, उससे स्पष्ट है कि ये जो जांच हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है, इससे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी डरे हुए हैं।